बच्चों आज से आज हमारा उम्मीद बैच जो है स्टार्ट हो रहा है, उसकी पहली क्लास है जो कि आपको यूट्यूब पर भी मिलेगी। तो आइए आज हम आपको संख्याओं के बारे में पढ़ाते हैं। अभी तक आपने क्लास में पढ़ा होगा संख्याएं जो होती 1 2 3 4 5 6 इस तरह से आपने पढ़ा होगा। आज हम संख्याओं के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले आज हम आपको पढ़ाएंगे प्राकृतिक संख्याएं। ओके बच्चों, प्राकृतिक संख्याएं तो आपने फोन देखा है कभी? फोन पे डायल कार्ड में देखना है तो आपको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 0 यहाँ तक की संख्याएं लिखी दिखाई पड़ेंगी। तो यही संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। तो इंग्लिश में कहते हैं नेचुरल नंबर। प्राकृतिक संख्याएं नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर को एन से डिनोट करते हैं। ये कर्ली ब्रैकेट है हिंदी मीडियम वालों के लिए, ये मंझला ब्रैकेट। ओके बच्चों, देखिए 1 से स्टार्ट होती है। 1 2 3 4 5 इस तरह से चलती हुई जाएंगी। और तो प्राकृतिक संख्या वे संख्याएं जो 1 से स्टार्ट होकर 9 तक जाती हैं प्राकृतिक संख्याएं कहलाते हैं। आपने देखा होगा इसमें 1 2 3 4 है लेकिन इसमें 0 नहीं है, तो अब 0 पे ध्यान दीजिए। पूर्ण संख्याएं, पूर्ण संख्याएं होल नंबर, पूर्ण संख्याएं होल नंबर, तो इसे W से डिनोट करते हैं। बस अगर हम प्राकृतिक संख्याओं में 0 को और इंक्लूड कर लें तो वो पूर्ण संख्याएं बन जाती हैं। ध्यान से देखिए 0 1 2 3 ऐसे डेडनेस करके 9 तक चलता जाएगा। यानी कि प्राकृतिक संख्याएं वे संख्याएं जो 1 से स्टार्ट होकर 9 तक जाती हैं प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं और इसे नेचुरल नंबर कहते हैं, इसलिए n से डिनोट करते हैं। वहीं अगर बात करें पूर्ण संख्याओं की तो होल नंबर कहते हैं। प्राकृतिक संख्याओं में अगर 0 को इंक्लूड कर लिया जाए तो वो पूर्ण संख्याएं बन जाती हैं। 0 1 2 3 4 और 9 तक चली जाएंगी। ओके बच्चों, अब हम आपको पढ़ाएंगे पूर्णांक, इंटीजर देख लीजिए। ओके, और इंटीजर्स पर एक क्वेश्चन आना ही आना है, आप ध्यान से पढ़ना, पूरा फोकस रखिए इंटीजर्स पर। ओके देखिए पूर्णांक इंटीजर्स को 8 से डिनोट करते हैं। अभी तक आपने 1 से लेके 9 तक देखी, फिर 0 से लेके 9 तक। अभी आपने माइनस की नहीं देखी, तो वो माइनस की इंटीजर्स में आएंगे पूर्णांक। इसमें पूरी संख्याएं आएंगी, इसलिए पूर्णांक कहते हैं। इसमें जैसे 1 2 3 4 -3 -2 इसमें दशमलव या भिन्न की संख्याएं नहीं आएंगी। जैसे 2.5 इसमें एग्जिस्ट नहीं करेगा, 22/7 इसमें नहीं आएगा। इसमें पूरी गिनती आएंगी। जैसे हम कहें 4 बच्चे जा रहे हैं और एक छोटा बच्चा जा रहा है, तो हम ये नहीं कहते कि 4 आदमी और एक छोटा बच्चा जा रहा, तो हम ये नहीं गिनेंगे 4.5 जा रहे हैं, गिनेंगे 5 ही। यानी कि बच्चा छोटा हो या बड़ा, गिना एक ही जाएगा, आधा नहीं गिना जाएगा। उसी प्रकार से पूरी गिनती ही आएंगी। ओके बच्चों, पूर्णांक में बीच में तो 0 रहता है। पूर्णांक में बीच में क्या रहेगा? 0। इधर की संख्याएं प्लस की होंगी और इधर की माइनस की। ध्यान से देखिए +1 +2 +3 ऐसे करके डेडेस प्लस इनफाइनाइट तक। कहां तक? प्लस इनफाइनाइट तक। प्लस इनफाइनाइट वह बड़ी से बड़ी संख्या है जो आप अपने दिमाग में सोच सकते हैं। जैसे एक छोटा बच्चा है, वो ज्यादा से ज्यादा क्या सोच सकता है? 100 200, इससे ज्यादा सोच नहीं सकता। वहीं एक बुजुर्ग है तो वो बहुत बड़ी संख्या सोच सकता है, अरब में, अरब 10 अरब खरब। ठीक है, तो वह बड़ी से बड़ी संख्या है जो आप अपने दिमाग में सोच सकते हैं प्लस की, वो प्लस इनफाइनाइट है। वहीं माइनस इनफाइनाइट वह छोटी से छोटी संख्या जो माइनस में आप सोच सकते हैं, वो माइनस इनफाइनाइट होगी। ओके, आई होप आप लोग समझ पा रहे होंगे। ध्यान से देखिए -1 -2 -3 ऐसे डेटेस करके माइनस इनफाइनाइट तक। पूर्णांक इंटीजर्स, पूर्णांक को इंग्लिश में इंटीजर्स कहते हैं, इसलिए आई से डिनोट करते हैं। माइनस इनफाइनाइट से लेके प्लस इनफाइनाइट तक सारी संख्याएं पूर्णांक होती हैं। ओके बच्चों, आप ध्यान से समझिए और हम आपको ज्यादा से ज्यादा अच्छा समझाने की कोशिश करेंगे। पूर्णांक भी 2 तरह का होता है। तो पूर्णांक को हम 2 पार्ट में डिवाइड कर देंगे। आप ध्यान से देखिए। नंबर 1 धनात्मक पूर्णांक, नंबर 1 धनात्मक पूर्णांक, इंग्लिश में से कहते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स। पॉजिटिव इंटीजर, ध्यान से देखिए 0 को छोड़ के 0 की जो उधर लिखी थी दाहिनी तरफ, वो सारी संख्याएं पॉजिटिव इंटीजर में आ जाएंगी। ध्यान से देखिए 0 के उधर क्या लिखा था? 1 लिखा था, 2 लिखा था, 3 लिखा था, डैश प्लस इनफाइनाइट तक मैंने लिख दिया था। ओके, ये संख्याएं पॉजिटिव इंटीजर्स कहलाती हैं। अब देखिए आप लोग ऋणात्मक पूर्णांक, क्या देखना है आप लोगों को? ऋणात्मक पूर्णांक। ध्यान से देखिए धन मिस होता है, कोई चीज प्लस की हो। ऋण मतलब देखा है, ध्यान से देखा होगा, जब किसी से पैसे लाते हैं तो कहते हैं हमने इतना ऋण ले रखा है, यानी कि इसने उल्टा पैसे ले रखे हैं, यानी कि वो चिन्ह माइनस में जाएगा। तो ऋणात्मक पूर्णांक के माइनस की संख्याएं ही आपको दिखाई देंगी।
देखिए बड़ी बड़ी चीज़ों को हमें छोटी छोटी चीज़ों से ही सीखना होता है। आप अगर रिलेट करके सीखेंगे तो आपको हमेशा के लिए याद हो जाएंगे। अगर रटने की कोशिश करेंगे तो आपके पास 1 दिन 2 दिन 3 दिन इससे ज़्यादा रुकने वाला नहीं है। ऋणात्मक पूर्णांक, धनात्मक में तो प्लस की आ गई, ऋणात्मक में जीरो से माइनस वाली आएंगी। इधर की जितनी जीरो से लिखी थी वो सारी ऋणात्मक में आ जाएंगी। तो ध्यान से देखिए आप, देखिए यहाँ पर तो माइनस का 1 होगा, माइनस का 2 होगा, माइनस का 3, वैसे चलते चलते माइनस के इनफाइनाइट तक चला जाएगा। इनफाइनाइट को इंग्लिश में अनंत कहते हैं। ओके, इनफाइनाइट अनंत। ओके, देखिए अच्छा, अब हमारा आपसे एक क्वेश्चन है जो कि होमवर्क में रहेगा और आपको अभी बताना है। ठीक, आप कमेंट कर देना लास्ट के वीडियो के अंत में। ओके, ध्यान से देखिए, मैंने आपको पूर्णांक पढ़ा है। माइनस इनफाइनाइट से लेकर प्लस इनफाइनाइट के जितने भी पूर्णांक होते हैं, अंक होते हैं, उन्हें पूर्णांक कहते हैं। अब ध्यान से देखिए, मैंने इसको 2 भागों में बांट दिया, धनात्मक पूर्णांक और ऋणात्मक पूर्णांक। धनात्मक पूर्णांक वे संख्याएं जो 1 से लेकर प्लस इनफाइनाइट तक जाती है, धनात्मक पूर्णांक होती हैं। ऋणात्मक पूर्णांक -1 से माइनस इनफाइनाइट तक ऋणात्मक पूर्णांक। अगर मैं आपसे पूछूं जीरो क्या है तो आप क्या बताएंगे? जीरो धनात्मक पूर्णांक है कि ऋणात्मक पूर्णांक है? अब ध्यान से आप दिमाग लगाइए और कमेंट करिए वीडियो के नीचे। ठीक है, चलिए अब मैं आपको आगे बताता हूँ। आई होप आप लोगों ने कमेंट कर दिया होगा। देखिए अगर हमसे कोई पूछे कि जीरो क्या है, तो जीरो को हम ये तो बता देंगे पूर्णांक है, लेकिन कोई पूछे धनात्मक पूर्णांक है कि ऋणात्मक, तो हमें ये बताना है कि जीरो ना तो धनात्मक पूर्णांक है और ना ही ऋणात्मक पूर्णांक है। जीरो सिर्फ एक पूर्णांक है, उसे धनात्मक या ऋणात्मक की श्रेणी में नहीं रखा गया। इसीलिए आपने कभी भी जीरो कह के प्लस या माइनस लगा नहीं देखा होगा। जीरो प्लस का हो या माइनस का कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, इसलिए जीरो को ना तो प्लस का या ना तो माइनस का बोला जाता है। ठीक, जीरो सिर्फ पूर्णांक है। ओके, अब मैं आपको और भी कुछ सिखा देता हूं। मैं अब आपको सम संख्याओं के बारे में बताऊंगा। सम विषम सीख लीजिए और फिर परिमेय सिखा देंगे। ओके, पहले सम विषम पे ध्यान दीजिए। सम संख्याएं, इन्हें इंग्लिश में इवन नंबर कहते हैं। वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है सम संख्याएं कहलाती हैं। यानी कि वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाती हैं सम संख्याएं कहलाती हैं। आप लिख सकते हैं, मैं बोले दे रहा, आप लिख लेना, लिखते टाइम लगेगा। देखिए, वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाती हैं सम संख्याएं कहलाती हैं। मैं आपको कुछ उदाहरण से समझाने की कोशिश करता हूं। देखिए, जैसे मैं आपको जो 4 क्या है, तो देखिए 4 2 के टेबल में आता है, 2 2 जा 4, तो ये 4 क्या है? सम संख्या है। मैं आपसे पूछूं 7 क्या है? ये सम संख्या नहीं है, विषम है, तो इसको इसमें से इंक्लूड नहीं करेंगे। 8 क्या है? ये सम संख्या है। 96 क्या है? सम है। 108 क्या है? ये सम है। जैसे संख्याएं बढ़ती जाएंगी वैसे आपको सम विषम पहचानने में तकलीफ होती जाएगी। तो ध्यान दीजिए, ये 1008 लिखा है, तो हमें पूरी संख्या को 2 से भाग करा के नहीं देखना है। 2 5 जा 10, 2 4 जा 8, ऐसे नहीं करना। ध्यान से देखिए, सिर्फ हमें लास्ट का अंक देखना है। कौन सा? लास्ट अंक। इमेजिन करिए एक बहुत बड़ी सी संख्या है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। आपको पता है ये जो अंक लिखे हैं इन पर डिपेंड ही नहीं करता है कि ये सम है या विषम है। डिपेंड सिर्फ लास्ट के अंक पे करता है। किस पे? लास्ट के अंक पे। ध्यान से देखिए, अगर लास्ट में 0 है, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, अगर इनमें से ये चीजें हैं लास्ट में तो वो संख्याएं सम होगी वरना विषम होगी। तो चाहे जितनी बड़ी संख्याएं लिखी हो आपको इस पर ध्यान ही नहीं देना है। ये मेरे लिए यूजलेस है, सिर्फ इस पर देखिए। ये क्या लिखा? 2 लिखा, यानी कि ये संख्या कैसी होगी? सम होगी। समझ गए? तो आपको आखिरी में देखना है, अगर संख्या 2 से कटती है तो सम है वरना सम नहीं है। अब आप विषम संख्याओं के बारे में भी देख लीजिए। विषम संख्या विषम संख्या, देखिए अभी तक आपने सम संख्याओं के बारे में जाना, अब हम विषम संख्याओं के बारे में बताते हैं। देखिए, कोई भी संख्या लिखी होगी वो सम है, ये हम पता कर लेंगे, और जो सम नहीं है वो क्या है? विषम है। तो विषम के लिए कुछ स्पेशल अलग से लिखवाने की जरूरत नहीं है। संख्याएं सम या विषम, जो सम है वो सम है, जो सम नहीं है वो विषम है। ओके, अगर हम लिखना चाहें फिर भी तो लिख सकते हैं, वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती हैं विषम संख्याएं कहलाती हैं। ओके, वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती हैं विषम संख्याएं कहलाती हैं। उदाहरण के तौर पे ध्यान दीजिए,
जैसे हम 7 लिख लें, 7 2 के टेबल में आता नहीं है, 97 लिख लें ये भी नहीं आएगा, 133 लिख लें ये भी नहीं आएगा। ऐसे ही आप करते जाइए, काफ़ी हो जाएंगे। ओके, तो आप सीख गए होंगे। अब हम सीखते हैं परिमेय संख्याएं, क्योंकि परिमेय संख्या एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और काफ़ी थोड़ा टिपिकल्ट भी है। मतलब आपको इजी लगेगा, मैं एकदम इजी समझाऊंगा, लेकिन इसको कुछ लोगों ने टिपिकल्ट बना रखा है क्योंकि वो सही समझाते नहीं। तो आप पूरी चीज़ देखिए, टिपिकल्ट आपको नहीं लगे, एकदम डिफिकल्ट लग ही नहीं सकता, बहुत सिंपल है। और आपको यकीन मानिए, आप अभी सीख लीजिए, आपको 10th 12 इवन 12th के बाद भी जॉब की प्रिपरेशन करेंगे तब भी आपको परिमेय संख्याओं से क्वेश्चन आते रहते हैं। ओके, तो आप ध्यान से देखिए। परिमेय संख्या, ध्यान से देखिए, परिमेय संख्या है। देखिए, वह संख्या जिसे p बटे q की फॉर्म में लिखा जा सके, वह संख्या जिसे p बटे q की फॉर्म में लिखा जा सके जहां q 0 ना हो। q 0 नहीं होना चाहिए। अच्छा, p बटे q की फॉर्म का क्या मतलब है? p बटे q की फॉर्म का मतलब अंश बटे हर। कभी आपने भिन्न देखा होगा तो ऊपर जो लिखा होता है उसे अंश कहते हैं, नीचे वाले को हर कहते हैं। अगर आप इंग्लिश में देखिए तो इसे कहते हैं नोमिनेटर, हर को डिनोमिनेटर। तो नोमिनेटर बटे डिनोमिनेटर, यानी कि ऐसी संख्या जिसे अंश बटे हर के रूप में लिखा जा सके, और हर यानी कि क्यों हर नीचे 0 ना हो, यानी कि डिनोमिनेटर जो है कभी 0 नहीं होना चाहिए, यानी कि डिनोमिनेटर इज नॉट इक्वल टू 0। तो पहली शर्त हो गई, और ये सेकंड से। बस तीसरी शर्त पे और ध्यान दीजिए। तीसरी शर्त कहती है p और q, p, q इंटीजर होने चाहिए। क्या होना चाहिए? इंटीजर। तो मैंने मैथ की भाषा में लिख दिया p, q इज द एलिमेंट ऑफ i, यानी कि p और q जो है इंटीजर होने चाहिए। अगर आपको हम इजी भाषा में समझाएं तो p और q जो है i के परिवार के होने चाहिए। i मतलब इंटीजर, यानी कि पूर्णांक। अभी आप पहले पढ़ चुके हैं, माइनस इनफाइनाइट से लेकर प्लस इनफाइनाइट तक की संख्याओं को पूर्णांक कहते हैं। तो PQ जो है i के परिवार के होने चाहिए, यानी पूर्णांक होने चाहिए। बस 3 ही शर्त है, आपको इसके अलावा सीखना ही नहीं है। तो फिर से ध्यान दीजिए, वह संख्या जिसे p बटे q की फॉर्म में लिखा जा सके जहां q 0 ना हो और p और q दोनों पूर्णांक होने चाहिए, वह संख्या परिमेय संख्या कहलाती है। ओके, अब ध्यान से देखिए, कुछ हम चेक करके आपको दिखाते हैं। जैसे कि 5 क्या है, ध्यान से देखिए। मैं आपसे पूछा 5 क्या है, ये पूर्णांक परिमेय संख्या है कि नहीं है? तो आप ध्यान से देखिए, आप दिमाग लगाइए और कमेंट कीजिए 5 जो है परिमेय संख्या है कि नहीं। मैं बता रहा हूँ आपको। आई होप आप लोगों ने 5 को परिमेय या अपरिमेय में कमेंट कर दिया होगा वीडियो के नीचे। ओके, और वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर कर देना। देखिए पहली शर्त हम इसकी पूरी करते हैं। 5 के नीचे कुछ नहीं है तो एक लिख, ध्यान से देखिए, कोई भी संख्या लिखी होती है उसकी घात में भी हमेशा 1 होता है, बटे में भी 1 होता है और मल्टीप्लाई में भी 1 होता है। कोई भी संख्या लिखी है उसके घात में 1 होता है, बटे में 1 होता है और मल्टीप्लाई में भी 1 होता है। बस लिखते हैं नहीं है, लेकिन होता है, आप ध्यान रखना। तो 5 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 अपने आप लिख लेंगे। ठीक है, पहली शर्त क्या थी? अंश बटे हर की फॉर्म में लिख सकें, तो p बटे q की फॉर्म में हमने इसे लिख लिया। दूसरी शर्त पे लिखी q 0 नहीं होना चाहिए, तो क्या q 0 है? 0 नहीं है। दूसरी शर्त भी पूरी हो गई। अब तीसरी शर्त में ध्यान दीजिए, उसे क्या कहता है? p और q पूर्णांक होने चाहिए, p और q पूर्णांक होने चाहिए। तो तीसरी शर्त थी p और q पूर्णांक होने चाहिए। देखो 5 क्या है? 5 इंटीजर है, हाँ मैंने आपको पढ़ा रखा है। 1 क्या है? 1 भी इंटीजर है। तो तीनों ही शर्त पूरी हो गई, अतः 5 जो है एक परिमेय संख्या है। तो लिख देना परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। 5 जो है परिमेय संख्या है। ओके बच्चों, ऐसे ही मैं आपको और भी चेक करके बता देता हूँ। अब आप चेक करके बताइए। 5 तो चेक कर लिया। अब अच्छा ये बताओ, काफी बार पूछा गया है, बताइए 0 क्या है? 0 पे ध्यान दीजिए, क्या 0 परिमेय संख्या है कि नहीं है? ध्यान से। तो आइए अब हम 0 को चेक करके देखते हैं कि 0 परिमेय संख्या है कि नहीं। देखिए 0 के बटे में कुछ नहीं है तो 1 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। देखिए इसको पहली शर्त पूरी है, अंश बटे हर की फॉर्म में लिख लिया। दूसरी शर्त कहती है कि q जो है 0 नहीं होना चाहिए। देखिए नीचे क्या 0 है? नहीं है, 1 है। ऊपर 0 उससे फर्क नहीं पड़ता है, बस नीचे 0 नहीं होना चाहिए। तीसरी शर्त देखिए,
P और Q दोनों पूर्णांक होने चाहिए। जीरो पूर्णांक नहीं होता, होता है, 1 भी पूर्णांक होता है। तीनों शर्त पूरी हो गई, अतः जीरो जो है वो एक परिमेय संख्या है। तो लिख देना परिमेय संख्या है। आई होप प्यारे बच्चों आप लोग जो है परिमेय संख्या को अच्छे से सीख चुके होंगे। अच्छा, मैं लास्ट क्वेश्चन पूछता हूँ परिमेय संख्या पर, आप बताना। ओके, ये बताइए, ये बताइए 1/0 क्या परिमेय संख्या है? तो आप अगर समझे होंगे तो आप तुरंत कह देंगे भैया ये परिमेय संख्या नहीं है। देखिए क्यों नहीं, क्योंकि इसलिए नहीं है, P/Q की फॉर्म में तो लिखा है, लेकिन इसने कहा था Q 0 नहीं होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर तो साफ दिख रहा है डिनोमिनेटर जो है वो 0 है, अतः यह एक परिमेय संख्या नहीं है। तो लिख देना परिमेय संख्या नहीं है। ओके, अब मैं आपको कुछ प्रमुख परिमेय संख्याएं हैं जो काफी बार पूछी जा चुकी हैं, मैं आपको वो लिख देता हूं, आप नोट कर लेना। ओके, उदाहरण के तौर पे देखिए परिमेय संख्या, देखो 0 परिमेय संख्या है, 7 परिमेय संख्या है, अगर कोई रूट में लिख दे 16 तो ये परिमेय संख्या था। समझे, जो संख्याएं पूर्ण वर्ग होती है वो परिमेय संख्या होती है। जैसे 16 लिख दिया तो ये 16 के बाद क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। लेकिन अगर मैं यहाँ पे 17 लिख दूं, 17 पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होती तो बाहर नहीं आएगा, तो वो अपरिमेय हो जाएगी। ठीक, देखिए 22/7 जो है वो भी परिमेय संख्या होती है। 3.14 भी परिमेय संख्या, देखिए पॉइंट हटाएंगे, नीचे 0 बढ़ा ले, 314/100 हो जाएगा। समझ गए? आगे देखिए, तो ऐसे ही 99/9 ये भी परिमेय संख्या है। अब मैं आपको कुछ अपरिमेय संख्याओं के उदाहरण भी समझा देता हूं, ध्यान से देखिए। अपरिमेय संख्याएं, आपने परिमेय संख्याओं को बहुत अच्छे से जाना। वे संख्याएं जो P/Q की फॉर्म में लिखा जा सकता है जहां Q 0 ना हो और P और Q इज द एलिमेंट ऑफ I पूर्णांक होनी चाहिए। अपरिमेय संख्या देखिए, जो 3 शर्तें थी अपरिमेय संख्या में, उनमें से शर्तें फॉलो नहीं होंगी। अगर कोई भी एक भी शर्त फॉलो ना हो परिमेय संख्या की, तो संख्या अपरिमेय संख्या हो जाएगी। ठीक है, अब उदाहरण देख लीजिए। जैसे कि देखिए पाई, देखिए पाई, सबसे पहले पाई जो है वो एक अपरिमेय संख्या है। अब आप लोग सोचेंगे जब पाई अपरिमेय है, अपरिमेय कैसे, क्योंकि पाई का मान तो 3.14 होता है और 22/7 भी होता है। जब 22/7 परिमेय है, 3.14 परिमेय है, तो पाई अपरिमेय क्यों है? वो इसलिए होता है बच्चों, आप ध्यान से देखिए, पाई जो होती है हम उसको लिख देते हैं 3.14, लेकिन एग्जैक्ट पाई का वैल्यू जो है 3.14 होती नहीं है, बस लगभग लिख दिया जाता है। ओके, इसीलिए पाई जो है अपरिमेय संख्या होती है। उसी प्रकार 22/7 पाई की वैल्यू होती नहीं, लगभग लिख दिया जाता है। ठीक है, तो देखिए पाई, तो उदाहरण के तौर पे हमने पाई लिख दिया, पाई, और देखिए पाई लिख दिया, और हम लिख सकते हैं 2 पाई, ये भी हो जाएगा। और कोई भी संख्या लिख दो उसके बटे में 0 नहीं होना चाहिए, और बटे में ऐसी संख्या होनी चाहिए जिसका पूर्ण वर्ग ना निकल पाए। आदि ये सारी अपरिमेय संख्याएं हैं। ओके बच्चों।